नमस्कार दोस्तों, मैं लखन पटेल। आज़ाद पी3 संस्थान जो इंदौर में संचालित है उसके माध्यम से जिसका मैं निर्देशक हूँ, आपको कुछ ऑनलाइन स्टडी करा रहा हूँ इतिहास के संबंध में। और आज मेरा टॉपिक मध्यकाल से है। मध्यकाल में हमने देखा कि भाई यहाँ पर हम पाते हैं कि शुरुआती दौर में हम अरब आक्रमण या फिर गजनबी, गौरी, गुलाम वंश, या फिर हमने देखा फिर खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी, और उसके पश्चात एक वंश आता है जो मध्यकालीन इतिहास में देखा जाता है, और वो है मुगल वंश, मुगल का। तो मुगल की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो बाबर इसका सस्ता, बाबर ने यहाँ पर पानीपत युद्ध लड़ा, खानवा युद्ध लड़ा, चंदेरी घाघरा जैसे युद्ध लड़े। लेकिन मैं मुगल काल के एक चैप्टर, एक टॉपिक पर जाता हूँ, और वो टॉपिक महान शासक का है जिसे अकबर के नाम से जाना गया, जो अकबर महान के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको अकबर के संबंध में जानकारी दूँ। अकबर ने किस प्रकार अपनी सत्ता का विस्तार किया, और मैं केवल अकबर के विजय अभियानों से आपको परिचित कराऊंगा। विजय अभियान, चलिए तो सबसे पहले अकबर के विजय अभियानों पर हम चलते हैं। किस प्रकार इस शासक ने संपूर्ण भारत को अपने प्रभाव में, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अकबर जैसे शासक से संघर्ष कर भारतीय स्वाधीनता, भारतीय स्वाभिमान की भी एक ऐसी अवधारणा निश्चित की जो भारतीय हृदय में आज तक अमर है। तो चलिए सबसे पहले मैं अकबर की अगर बात करूं तो साधारण से परिचय से वो देता हूं कि इस व्यक्ति का जन्म 1542 में राणा वीर साल के महल में, अमरकोट के राणा 20 साल के महल में इसका जन्म हुआ। और जब कहते हैं कि इसके पिता हुमायूं से इसके लोगों ने दावत अर्थात पार्टी की मांग की, तब इसने कहा मेरे पास मेरे पुत्र के जन्म पर देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास एक कस्तूरी के टुकड़े हैं। कस्तूरी इतनी सुगंधित होती है कि मृग के नाभि में रहने पर मृग उसको ढूंढता रहता नहीं मिलती। तो उस कस्तूरी को इसने सारे खेमे में बंटवाया, और ये कहा जिस तरह इस कस्तूरी की सुगंध सारे खेमे में फैल रही है, एक दिन मेरे पुत्र का यश, मेरे पुत्र का कीर्ति, मेरे पुत्र का यश सारे संसार में फैले। और वही था उस समय इस लड़के का नाम बदरुद्दीन रखा गया। जब इस लड़के का नाम बदरुद्दीन रखा गया तब कहते हैं ये लड़का सामान्य सी प्रवृत्ति का दिखने वाला व्यक्तित्व था। अगर हम देखें तो हुमायूं इसका पिता अनेक असुविधाओं, अनेक दुविधाओं में पड़ा रहा, और ये कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के कारण यहाँ से भागता रहा। लेकिन अपने पुत्र अकबर को वो अपने भाइयों के पास, कामरान अस्करी के पास छोड़कर चला। लेकिन जब अकबर थोड़ा बड़ा होता है तो अपने पिता हुमायूं की सहायता करता है, और हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। लेकिन कहते हैं हुमायूं लड़खड़ाते हुए जिया और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। दीने पना जो उसकी पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, और एक बार फिर मुगलों के हाथ से दिल्ली निकल गई। तब कहते हैं अकबर मात्र 13.5 वर्ष का था, 13.5। देखिए उम्र का कोई प्रभाव नहीं, योग्यता का कार्य है। यही योग्यता का कार्य है, जो योग्य है वो कुछ भी कर सकता है। तो यही योग्य स्वरूप है। मैं एक योग्यता की कहानी भी आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन इस समय मैं आपको ये बता रहा हूं कि अकबर की योग्यता ने क्या की। तो अकबर केवल 13.5 साल का, सोचिए अब उसे दिल्ली पर अधिकार करना था। और इस समय दिल्ली पर अधिकार कर चुका था हेमू विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। विक्रमादित्य एक टाइटल था, ऐसा माना जाता है कि 14 विक्रमादित्य हुए। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जो सबसे महान थे, उनके आधार पर, उनकी वीरता के आधार पर लोगों ने उपाधियां ली, और अंतिम विक्रमादित्य हेमू माना गया। हेमू कहते हैं दिल्ली की सड़कों पर नमक बेचता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं
कालांतर में एक महान सेनापति बना। इसने अनेक युद्ध लड़े और कहते हैं दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया और अकबर का युद्ध हेमू से होना था। इस समय कहते हैं कि अकबर का संरक्षण जो था वो बैरम खां कर रहा था। बैरम खां मुगलों की शील्ड कहलाता है और अकबर से प्यार से खान बाबा बुलाता था। अब ऐसी परिस्थितियों में जो है बैरम खान ने एक रणनीति तैयार की कि हमें अगर हेमू से हारते हैं तो हम अकबर को पीछे से निकाल लेंगे, अकबर को कहीं ना कहीं हम ऐसी स्थिति से निकाल लेंगे कि किसी भी प्रयास में, किसी भी स्वरूप में अकबर इससे प्रभावित नहीं। और वही 5 नवंबर 1556, याद रखिएगा दोस्तों, 1556 की वो घटना, वो युद्ध जिसे इतिहास में पानीपत द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है, पानीपत द्वितीय युद्ध लड़ा जा रहा था 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को ये युद्ध जो था ये पानीपत के मैदान में। कहते हैं कि इस समय बैरम खां ने अकबर को पीछे की ओर रखा और हेमू से लड़ा गया। हेमू अत्यंत वीर था, योद्धा था। कहते हैं अपने पराक्रम से इसने मुगलों को पीछे की ओर खदेड़ दिया। ऐसी स्थिति होने लगी कि लगने लगा कि अकबर को पीछे से निकालना पड़ेगा, लेकिन ये भाग्यश्री समझिए अकबर की, या भारतीय स्वरूप में हेमू का दुर्भाग्य समझिएगा कि उसकी अचानक आंख में तीर लग गया। आंख में तीर लगने से हेमू बुरी तरह से घायल हुआ, वो मूर्छित हो गया और इसका लाभ लेकर उसे पकड़ लिया गया और कहते हैं कि उसकी गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर दी गई। यहाँ से एक व्यक्ति का सूर्य उदित हुआ, वो भारतीय साम्राज्य पर देखा गया, जिसे अकबर के नाम से जाना। अब बैरम खां से संभाल रहा था 1556 से अगर देखा जाए तो हम अगर देखें 1560 तक बैरम खां जिसे ये खान बाबा बुलाता था, वो इसके साम्राज्य को, अकबर के साम्राज्य को संभाल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बैरम खां के तानाशाही निर्णय और कहीं ना कहीं हरमदल की इससे नाराजगी, हरमदल में जिनमें अकबर की माताओं का निवास था, जैसे कि हम उस समय देखें अकबर की माँ हमीदा बानो, अकबर की धाई माँ महामनगा और जीजीअनगा, ये सभी लोग, मैंने आपसे क्या कहा, हमीदा बानो, महामनगा, जीजीअनगा, इन सभी ने कहीं ना कहीं अकबर को भड़काना प्रारंभ कर दिया बैरम खां के विरुद्ध, कि बैरम खां धीरे धीरे इसके साम्राज्य में प्रभाव जमाता जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक समय ऐसी स्थिति आई कि अकबर ने बैरम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव कि वो अकबर के गुप्त मामलों का प्रधान नियुक्त कर दिया जाए, दूसरा उसे कुछ जागीर प्रदान कर दी जाए, तीसरा वो तीर्थ यात्रा पर मक्का मदीना चला जाए। कहते हैं बैरम खां विद्रोही प्रवृत्ति पर उतर आया, लेकिन अकबर ने बैरम खां के विद्रोह का दमन कर दिया। और अंततः देखा जाए तो बैरम खां अपनी बेगम सलीमा और अगर देखा जाए अपने पुत्र जो है, इनका जो पुत्र था, जो 4 वर्षीय पुत्र था अब्दुल रहीम खान खान, इनके साथ जब ये जा रहा था, पाटन गुजरात से गुजर रहा था, उसी समय क्या हुआ कि वहां एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि इसने उसके पिता की हत्या की थी। तब मुश्किल से बैरम खां की पत्नी और बच्चे ने अपनी जान बचाई और इसे वहां के फकीरों ने दफना दिया। अकबर ने सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और 4 वर्षीय अब्दुल रहीम खान खाना को संरक्षण दिया। इस तरह बैरम खां का अध्याय समाप्त हुआ और वहां से अब हरमदल या कहूं पेटीकोट शासन या कहूं तो अतका खैल, मैंने आपसे कहा हरमदल, पेटीकोट या अतका खैल का शासन शुरू हुआ, अर्थात हमीदा बानो, महामनगा, जीजीअनगा ये शासन को संभाल रहे थे। और 1560 से 1562 तक इन्होंने शासन में इंटरफेयर किया, लेकिन अंततः अकबर इनके प्रभाव से भी मुक्त हो गया और अकबर अब स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रहा
अब अकबर के विजय अभियानों पर विशेष तौर पर आता हूँ, जो स्वतंत्र अभियानों पर जिनकी मैंने चर्चा की कि मैं अकबर के अभियानों के लिए ही ये टॉपिक आपसे मैंने छेड़ा है। तो अकबर के विजय अभियानों पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वतंत्र अभियानों की, अगर हम बात करें तो लगभग हम ये माने 1561 से 62 के बीच में इसका मालवा अभियान, मालवा अभियान की अगर हम बात करें तो उसने दो लोगों को भेजा, एक था आदम खां और एक था पीर मोहम्मद। आदम खां और पीर मोहम्मद, इन दोनों ने मालवा पर आक्रमण किया। और इस समय अगर हम देखें मालवा मांडू क्षेत्र पर था बाज बहादुर। बाज बहादुर उनकी पत्नी रूपमती, ये काफी फेमस अध्याय है, तो हमने सुना है इनकी प्रेम कहानी, इनके संबंध में इनका जो प्रेम प्रसंग है अत्यंत अमर है, इतिहास के पन्नों में से अमर माना जाता है। यह एक अगर देखा जाए तो एक संगीतज्ञ व्यक्ति भी था। तो अगर हमने देखा जब बाज बहादुर पर हमला किया गया पीर मोहम्मद और आदम खां ने, तो बाज बहादुर युद्ध करते हुए पराजित हुआ और यहाँ से भाग निकला, मेवाड़ में जाकर उसने शरण ली और इसी समय रानी रूपमती ने जौहर कर लिया, एक सतत्व नारी ने जौहर कर लिया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर मालवा पर पीर मोहम्मद शासन करने लगा, उसका अधिकार हो चुका था। और कहते हैं पीर मोहम्मद इतना अत्याचारी था कि यहाँ की जनता इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने नदी में डुबाकर, नर्मदा नदी क्षेत्र में कहते हैं इसको डुबाकर, नदी क्षेत्र में उसको डुबाकर इसकी हत्या कर दी। और अंततः बाज बहादुर के पास फिर से शासन आ गया। तब अकबर ने दोबारा इस पर अभियान किया और बाज बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे 2000 का मनसब दिया गया। मनसब एक श्रेणी थी, एक पद का प्रतीक था, एक पोस्ट का प्रतीक था, जो मुगल कालीन व्यवस्था में देखा गया। और मनसबदारी वास्तविक स्वरूप में लागू करने का श्रेय अकबर को जाता है। मैं मनसबदारी पर किसी और समय चर्चा करूंगा और आपको समझाऊंगा। अभी मैं केवल अकबर के विजय अभियानों पर हूँ। इस तरह मालवा कहीं न कहीं इनके प्रभाव में आ चुका था, मालवा अधीनस्थ आ चुका था अकबर के। और मैं चलता हूँ 1564 पर, और ये कहीं न कहीं है गोड़वाना। गोड़वाना क्षेत्र में अगर हमने देखा तो यहाँ पर एक ऐसी महिला संरक्षण कर रही थी जो अत्यंत वीर और बहादुर थी, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने पुत्र का संरक्षण कर रही थी, अपने पुत्र का ये संरक्षण कर रही थी। दलपत साहब और इनका इतिहास सामने आता है, लेकिन कालांतर में जब कोई नहीं रहता है शासन व्यवस्था संभालने के लिए, तो वीर नारायण आदि की संरक्षिका के तौर पर रानी दुर्गावती से संभालती है इस क्षेत्र को और अत्यंत ही समृद्ध इस क्षेत्र को बनाती। इनकी वैभव, इनका ऐश, इनकी कीर्ति सुनकर कहीं ना कहीं मुगल शासन थर्रा रहा था। और मुगल शासक ने आसफ खां को यहाँ भेजा। आदम खां अलग था, आपको बता दूं, वो महामंगा का पुत्र है जिसकी अकबर हत्या करवा देता है, क्योंकि अकबर पर वो कातिलाना हमला कराता है या अकबर के ऊपर जानलेवा हमला कराता है। और आसफ खां एक सेनापति का रोल कर रहा है, रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण करता है और नरही नामक स्थान पर युद्ध होता है। भीषण रणचंडी के भांति अगर देखा जाए तो दुर्गावती ने अपना खड़क उठाया और यहाँ पर मुगलों को साफ करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अपनी सैनिक संख्या कम होने के कारण रानी दुर्गावती को पराजय देखनी पड़ी। अंततः रानी दुर्गावती युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई अपने पुत्र के साथ। इनकी समाधि बरेला जबलपुर क्षेत्र के पास स्थित है। ये रानी दुर्गावती का इतिहास था। इसे कहीं ना कहीं ऐसे दृष्टिकोण में रखा जाएगा, एक महिला के ऊपर आक्रमण करना। लेकिन ठीक है, साम्राज्य विस्तार की कहानी है। चलिए, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार गोड़वाना में रानी दुर्गावती ने भीषण संघर्ष किया और आसफ खां के दांत खट्टे किए और यहाँ से आसफ खां को अनेक हाथी और अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। इस परिचर्चा के साथ साथ मैं अगर आपसे कहूँ तो और भी परिचर्चाएं हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण में। अब मैं एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ जहाँ से इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन है, और वो परिवर्तन है राजपूताना। राजपूताना कहा जाता है कि राजपूतों का एक अपना ही इतिहास रहा है। अत्यंत बहादुर
और अत्यंत ही देश प्रेमी स्वरूप में इनको हमने स्वरूप में देखा, लेकिन आपसी वैमनस्यता और वैरभाव के कारण कहीं ना कहीं इनकी आपसी झगड़ों के कारण ही विदेशी तत्व भारत में पनप सके। अगर ये लोग संगठित होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। चलिए, फिर भी मैं राजपूताना पे चलता हूँ और मैं यहाँ पर वापस आऊँगा 1562 पर। मैं पुनः वापस आऊँगा और इस समय की मैं बात करूँगा 61-62 की बात करूँगा, जब अकबर अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता है और जब वहाँ की यात्रा वो कर रहा होता है तब उससे मिलने के लिए भारमल पहुँचते हैं। भारमल क्या करते हैं, अपने पुत्र भगवान दास के पास, भगवान दास के साथ यहाँ पहुँचते हैं और अपनी पुत्री हरकाबाई, हरकाबाई जिन्हें इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी जाना जाएगा, जोधाबाई जोधबाई का बड़ा विवाद है, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि जहांगीर की पत्नी को भी जोधाबाई के नाम से जाना जाता था और राजपूताना इतिहास के अनुसार जोधबाई के नाम से बुलाया जाता है। ये बड़ी मात्रा यहाँ नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ। जोधाबाई, हरकाबाई या जोधाबाई इनका नाम था। भारमल की पुत्री, इनका विवाह अकबर से कर दिया गया। ये पहला राजवंश था, कचवाहा राजवंश था, आमेर से संबंधित था। इन्होंने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपनी पुत्री का विवाह किया। कालांतर में भगवान दास और उनके पुत्र मानसिंह ने अकबर को सेवाएं दी। यहाँ से राजपूताना में एक बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन इसलिए है क्योंकि अब अकबर यहाँ से आगे बढ़ेगा और 62 के समय की ही बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1561-62 में यात्रा करता है और 62 के समय की ही मैं आपसे बात करूँ, 62-63 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो राजपूताना का एक ऐसा क्षेत्र, जिसे अगर हम देखें जैसे मेड़ता कहा, ये मेड़ता मेवाड़ के ही अधीनस्थ था और यहाँ का सामंत था जयमल। जयमल अत्यंत बहादुर पराक्रमी था। कहते हैं जयमल को धोखे से या जैसा भी कहा जा सकता है संख्या आधार पर कम होने के कारण से पराजित कर दिया गया, लेकिन यहाँ से कहते हैं इसे मेवाड़ ने वापस छुड़ा लिया और ये मेवाड़ की ओर चला गया। अब अकबर के अभियानों में अगर हम देखें तो वो मेवाड़ की भूमि पर अपने कदम रख रहा था और मेवाड़ अगर देखा जाए, चित्तौड़ अगर देखा जाए, चित्तौड़ों में गढ़ अगर देखा जाए, चित्तौड़गढ़ अगर देखा जाए तो राजपूताना का इसे मुकुट, राजमुकुट माना गया। और अब जो था अगर हम देखें तो 1567 में मेवाड़ अभियान, अकबर का मेवाड़ अभियान था। और अगर हम देखें इस समय यहाँ का राणा था उदय सिंह, राणा उदय सिंह की बात अगर कही जाए तो कहते हैं कि अपने परिवार को लेकर ये पहाड़ियों में चला गया। तब कर्नल टाड ने कहा है कि अगर राजपूतों के इतिहास में उदय सिंह का नाम ना होता, अगर मेवाड़ी इतिहास में उदय सिंह का नाम ना होता तो शायद इन पर कभी कोई धब्बा नहीं होता, इनका इतिहास स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाता। तो अगर कहा जाए तो उदय सिंह अपने परिवार को लेकर पहाड़ियों की ओर चले गए और यहाँ पर दो व्यक्ति संघर्ष कर रहे थे। एक था जयमल जो इनका सामंत था और एक और युवा था जो इतिहास के पन्नों में अमर है, जिसका नाम फत्ता कहा गया। फत्ता। जयमल अत्यंत ही पराक्रमी होने के साथ साथ रणनीतिज्ञ था और फत्ता अत्यंत वीर योद्धा था, जिससे कहा जाता है कि सामने से पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसी कहानी इसकी बतलाई जाती है। तो कहते हैं अकबर को अनेकों समय, अनेकों महीने निकल गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे भी ज्यादा समय हो चुका था। ये मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। ये बार बार जब भी दीवार गिराता या उसके किले की दीवार को जैसे कमजोर करता, इसको कहीं ना कहीं पुनः निर्मित करवा लेता जयमल। लेकिन ये रोज ही देख रहा था, ये देख रहा था प्रतिदिन कि एक व्यक्ति इसका निरीक्षण करता है। और एक दिन ऐसा समय आया, कहते हैं कि जयमल जब इसका निरीक्षण कर रहा था तो अकबर के पास एक बंदूक थी। उस समय आपको बंदूक पर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन बाबर ने तोपखाने का प्रयोग कर चुका था हमारे यहाँ जब वो आया था। उससे पहले भेरा बाजवा और पानीपत के मैदानों में, पानीपत के प्रथम युद्धों में उसने गोला बारूद का प्रयोग किया था। तो इसके पास एक ऐसी बंदूक थी जो दूर तक मार कर सकती थी और उससे एक व्यक्ति घायल हुआ जो जयमल था। जयमल की मृत्यु से मेवाड़ से एक रणनीतिज्ञ और एक पराक्रम चला गया। बाद में कहते हैं कि फत्ता अकेला संघर्ष करता रहा, इसने जबरदस्त युद्ध लड़ा। कहते हैं कि राजपूतों की टोली के साथ फत्ता जो रणबांकुरों की तरह उतरा है, तो कहते हैं कि मुगलों के दांत खट्टे करते हुए मुगलों की सेना को इसने पीछे की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया। अंततः कहते हैं इसे सामने से एक
तोप के गोले से उड़ाया गया, ऐसा भी कहा जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। लेकिन जैसा भी हो, इतिहास के पन्नों पर एक अत्यंत ही क्या है, वीर और कहीं ना कहीं पराक्रमी योद्धा के रूप में से लिखा जाता है। इन दोनों को पराक्रमी योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। अकबर ने 30,000 राजपूतों का यहाँ पर कत्लेआम करा दिया। वो 30,000 राजपूत, जो महिला और राजपूत और बच्चे जो यहाँ शरण लिए हुए थे, ये अकबर ने निःशंसता इनकी हत्या करवा दी। ये अकबर के चरित्र पर भी एक धब्बा माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो अंततः इस धब्बे को धोने के लिए कहा जा सकता है, इससे कहीं ना कहीं मुक्त होने के लिए अकबर ने अंततः आगरे के मुख्य किले के द्वार पर जयमल और फत्ता जैसे रणबांकुरों की मूर्तियां स्थापित की, जो इस बात का प्रतीक है कि अत्यंत महान और पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे। लेकिन अभी भी मेवाड़ का संघर्ष बाकी था, मेवाड़ का संघर्ष अभी बाकी है। करारा जवाब मिलेगा। तो स्वाभिमान की जो मैंने आपसे बात पहले सुनाई थी, वो आप आगे उदाहरण देखेंगे तो उसमें क्या होने वाला है। चलिए, अभी मेवाड़ का संघर्ष बाकी है, लेकिन इससे पहले अकबर के और भी अभियान रहे, जैसे अकबर का गुजरात अभियान। ये भी अगर हम देखें तो 1572-73 के समथिंग की बात है। मुर्तजा थर्ड नाम का व्यक्ति यहाँ पर इसे संभाले हुए था। एक कमजोर शासक था, अयोग्य शासक था। अकबर ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गुजरात पर आक्रमण किया और अंततः गुजरात पर आक्रमण कर अजीज कोका को उसका सूबेदार नियुक्त किया। यहीं पर पहली बार अकबर ने समुद्र के दर्शन किए, पुर्तगालियों से भेंट की, समुद्र का भ्रमण किया। लेकिन जब ये वापस लौटा तो कहते हैं, जब ये वापस लौटा है तो ऐसी स्थिति होती है कि लगभग 22-23 अगस्त की बात होती है, और इसे जब पता चलता है कि वहाँ दोबारा विद्रोह हुआ है तो ये 2-3 सितंबर तक वहाँ पहुँच जाता है। और स्मिथ कहता है कि संसार का तात्कालिक समय का सबसे द्रुत गति का यह आक्रमण था कि जैसे ही गुजरात में पुनः विद्रोह हुआ, इतने कम समय में बिना कहीं रुके अकबर दोबारा वहाँ पहुँच गया और पुनः उसने गुजरात पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। गुजरात अभियान के साथ साथ अगर हम देखें तो राजपूताना के भी अनेक क्षेत्र इसके कब्जे में आ चुके थे। अगर हम देखें बीकानेर, बाड़मेर, बहुत सारे क्षेत्र थे जैसे जो इसके कब्जे में आ चुके थे। कई लोग या तो इससे अपनी पुत्रियों का विवाह कर चुके थे या अधीनता स्वीकार कर चुके थे, या फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि के अभियान की भी अगर हम बात करें तो अकबर इन अभियानों में भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं था। इन अभियानों में उसने विजय प्राप्त की। लेकिन अब मैं आपसे पुनः उस दृष्टिकोण की ओर आपको ले जाना चाहूँगा जो मेवाड़ की धरती, चित्तौड़ की धरती का एक इतिहास होगा। और अब मैं आपसे जाऊंगा 1576 पर, 18 जून 1576। अगर मैं आपसे कहूं तो एक युद्ध है जिसका नाम है हल्दी घाटी। जैसे कि अगर हमने देखा था, यहाँ पर हमने पाया है कि हल्दी घाटी का युद्ध हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उदय सिंह भले ही पहाड़ियों में छिप गए हों, लेकिन अब उनका पुत्र यहाँ पर इतिहास में, पन्नों में उदित होता हुआ वो सूर्य है जिसे राणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, वीरता का वो धनी चमके जिसका ढाल जैसा ढालों में ढाल लांगत महाराणा प्रताप। वो वीरों का वीर, वो महावीर जो महाराणा प्रताप के नाम से जाना गया, अभी अपना संगठन कर रहा था। मेवाड़ का मुख्य, चित्तौड़ का मुख्य क्षेत्र न होने के पास भी उसने कहीं ना कहीं अभावपूर्ण स्थितियों में भी पुनः मेवाड़ को जीवित किया, पुनः जीवित किया। और अकबर चाहता था कि किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो मेवाड़ को झुका दे। ऐसी परिस्थितियों में उसने मानसिंह को भेजा कि मानसिंह जाकर क्या करे, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करे। लेकिन जब मानसिंह जाता है तब भोज में राणा प्रताप नहीं पहुंचता, बल्कि राणा का पुत्र अमर सिंह भोज में पहुंचता है। मानसिंह इसे अपमान समझता है तो राणा प्रताप भी चेता देते हैं कि अब जो फैसला होगा वो सब मैदान में होगा। तब हल्दी घाटी का क्षेत्र, अरावली पर्वत की पहाड़ी हल्दी घाटी, अरावली पर्वत की एक छोटी हल्दी घाटी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मानसिंह लाखों सैनिकों के साथ, लाखों मुगल सैनिकों के साथ आगे बढ़ता चला आ रहा था। तो राणा प्रताप भी अगर देखा जाए, राणा प्रताप भी अपनी सेना, एक संगठित सेना के साथ आगे बढ़ रहे।
राणा प्रताप के पास उतनी बड़ी सेना तो नहीं थी, लेकिन उनके साथ हकीम सूर जैसा तोपची, या कहीं ना कहीं, भले ही यहाँ धर्म संप्रदाय की बात नहीं होती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मानवीय स्वरूप की बात होती है। तो यहाँ पर देखा जाए हकीम सूर इनको संभाल रहा था, इनके सेनापति तत्व को। वहीं अगर देखा जाए तो भील भी महाराणा प्रताप का सहयोग कर रहे थे, और राणा ने निश्चय किया था कि मैं किसी भी प्रकार मानसिंह को यहाँ से समाप्त करूंगा। महाराणा अपने भारी भरकम 75 किलो से भी ज्यादा, कहते हैं 75 केजी से ज्यादा, अपने कवच को पहने हुए, अपना महान भाला धारण किए हुए, और शेरों के समान, हाथी के समान अपने घोड़े इस पर, चेतक पर सवार थे। इनका चेतक ऐसा सुशोभित होता था जैसे एक हाथी के समान। राणा और राणा की सेना काटते हुए मुगलों को आगे निकल रही थी, और राणा ने अपने चेतक को घायल हो जाने के बाद भी आदेश दिया, और चेतक सीधा मानसिंह के हाथी के पास पहुंचता है और अपने दोनों पैर हाथी के ऊपर टिका देता है, और महाराणा जो अपना भाला मारते हैं, तो मानसिंह अपने पालकी समेत नीचे आ जाता है, क्योंकि वो भाला उस पालकी के वहां लग जाता है। अगर वो गलती से जरा सा ऊपर भी होता तो इतिहास कुछ और होता उस युद्ध का। उसमें मानसिंह बाल बाल बच गया, और राणा प्रताप को हजारों मुगल सैनिकों ने घेर लिया। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे राणा के वीर समर्थकों की बात करेंगे, जिनमें एक भील था जिसका नाम बींदा झाला था। बींदा झाला एक सरदार था, यह राणा प्रताप के जैसा दिखता था। राणा प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन बींदा झाला ने क्या किया, राणा का मुकुट अपने सर पर ले लिया, और चेतक राणा को युद्ध मैदान से निकालने लगा। और जब युद्ध मैदान से निकाल रहा था तो कुछ मुगलों के सैनिकों ने देख लिया कि ये राणा ही है। मुगल सैनिक बढ़ते चले आ रहे थे और चेतक दौड़ते चला आ रहा था। कहते हैं बड़ी से बड़े झील, बड़े से बड़े पहाड़ों को पार कर, कहते हैं चेतक यही पार कर रहा था, अपने मालिक को बचाने के लिए दौड़ रहा था। एक राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण, एक स्वामी भक्ति का अनुपम उदाहरण, एक अश्व दे रहा था इतिहास के पन्नों पर। उसी समय कहते हैं कि राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह को अपने परिवार और अपने राष्ट्र का आह्वान हुआ, और उन्होंने जिस समय अकबर का साथ दिया था, अब वो कहीं न कहीं राणा को बचाने के लिए निकले। राणा जब सुरक्षित हो गए तो चेतक ने उन्हें जब सुरक्षित देखा, चेतक ने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया, वहीं वो समाप्त हो गया, उसे दफनाया गया। उसे एक कहा जा सकता है परिवार की सदस्य की तरह राणा ने उसे सम्मान दिया, और एक घोड़ा न कहूँ, एक परिवार का सदस्य कहूँ, जिसने महाराणा को सुरक्षित कर अपनी स्वामी भक्ति स्पष्ट की और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया। चलिए अभी अगर देखा जाए तो महाराणा हारा नहीं था। महाराणा इतना पराजित होने के बाद भी महाराणा हारा नहीं था। महाराणा ने पुनः अपना संगठन किया, और देखा जाए तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति से मेवाड़ के मुख्य दुर्ग को, चित्तौड़ के मुख्य दुर्ग को छोड़कर इन्होंने अगर देखा जाए अपनी मृत्यु से पहले 1597 से पहले कहते हैं कि इन्होंने सारे क्षेत्र को पुनः जीत लिया था। पर ऐसी भी स्थिति थी। एक बात और भी कही जाती है कि अकबर अपना आधा साम्राज्य राणा को देने को भी तैयार था, लेकिन राणा ने स्वाधीनता स्वीकार की, पराधीनता स्वीकार नहीं की। पराधीन सुख सपने नाही। इतिहास में इस बात को याद रखिएगा, और ये बात महाराणा की भी याद रखिएगा। कहीं ना कहीं इतिहास के दृष्टिकोण सामने आता है। एक बार कहते हैं कि इनका कोई पत्र भी पहुंच जाता है जो राणा की तरफ से था, ऐसा माना गया। और तो कहते हैं कि जब मुगल दरबार में ये पहुंचा तो सारे मुगल दरबार एक तरफ खड़े हो चुके, लेकिन अंततः वो राणा का पत्र नहीं स्वीकार किया गया। जिसने पराधीनता कभी स्वीकार ही नहीं की वो था महाराणा प्रताप। और ऐसे महान स्वामी भक्त व्यक्ति को हम सब नमन करते हैं। और अकबर का ये साम्राज्य विस्तार अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा था। और अगर हम बात करें तो इस हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात इतिहास के पन्नों पर अमर है। और भी युद्ध लड़े गए, जैसे कि काबुल युद्ध की बात करें तो मिर्जा हाकिम मिर्जा जो था, ये कहीं ना कहीं इसका सौतेला भाई ही था अकबर का। ये विद्रोह कर रहा था, इसके विद्रोह का दमन किया गया, और इसकी बहन मक्तुनिसा को शासन देकर अकबर वापस आ गया। लेकिन पुनः इसने कहीं ना कहीं फिर से ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उड़ीसा वाला भी पहली क्षेत्र बता चुका हूँ, सिंध वाला भी बता रहा हूँ, इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार किया। साथ ही साथ अब इसकी कश्मीर की भी कहानी आती है। कश्मीर में यूसुफ जाही जो क्षेत्र था,
यूसुफजाई जो कबीले के जो लोग थे, यूसुफजाई, इनके दमन के लिए इसने बीरबल को भेजा और बीरबल इस युद्ध में मारा गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बीरबल यूसुफजाई कबीलों के संघर्ष के साथ उनको दमन करते हुए मारा गया। तब तोड़रमल ने जाकर इस क्षेत्र पर अधिकार किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अकबर ने असीरगढ़, खानदेश आदि क्षेत्रों की ओर दक्षिण अभियान को संपन्न किया। इसका अंतिम आक्रमण असीरगढ़ का आक्रमण माना जाता है। असीरगढ़ का आक्रमण माना जाता है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी समझा जाता है। अंततः 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और इस तरह एक बड़े भारतीय क्षेत्र पर अकबर का अधिकार माना गया। ये अकबर के विजय अभियान थे। आज मैंने संक्षिप्त में इन्हें आपको समझाने का प्रयत्न किया और जो भी आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके लिए भी आज़ाद P3 कहीं ना कहीं उनके निदान के लिए तैयार है। उनके निदान के लिए कहीं ना कहीं आप हमारे साथ डाउट सेशन क्लास में आ सकते हैं, जो हम कालांतर में प्रत्येक शनिवार को आयोजित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।